हेलो बच्चों, मैं अजय कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी मैंने कल जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया उसमें बच्चों को थोड़ा सा लाइट के रिगार्डिंग, फोकस के रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा। मैं उसी वीडियो लेक्चर को एक बार फिर से अपलोड कर रहा हूं ताकि बच्चे और अच्छे से समझ सकें और उनकी प्रॉब्लम दूर हो सके। आज ही इसी चैनल पर बायोलॉजी के सर नीलेश टांग सर ने भी अपना एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और जो बच्चे हैं वो अपना बायो की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन को, इट मीन्स इसके डेफिनेशन को डिस्कस किया था। साथ के साथ ही हमने जो केमिकल काइनेटिक्स में टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं उनको हमने देखा था। हमने दो बेसिस पे टाइप ऑफ रिएक्शंस को देखा था, जिसमें एक बेसिस ये था कि अभिक्रिया वेग के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हमने देखा था, जिसमें हमने अत्यधिक तीव्र इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, अत्यधिक धीमी गति वाली एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस और मध्यम वेग वाली अभिक्रियाएं यानी कि मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस को पढ़ा। सेकंड जो बेसिस हमने लिया था, जो दूसरा आधार था, वो था पदों की संख्या के आधार पर, जिसमें हमने सामान्य या साधारण या प्राथमिक अभिक्रियाएं जिन्हें हम एलिमेंटरी रिएक्शंस भी कह रहे थे, और दूसरी थी जटिल अभिक्रियाएं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कह रहे थे। इनके बारे में हमने डिस्कस किया और पढ़ा। अब बच्चों हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं अभिक्रिया वेग की। तो देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। किस तरह से आता है वो अभी मैं बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया वेग की कि अभिक्रिया वेग क्या है। देखिएगा जरा, देखिए जो अभिक्रिया वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसे हम बच्चों ROR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ROR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा बच्चों हम इसे स्मॉल r से भी दिखा सकते हैं। ROR से भी दिखा सकते हैं और स्मॉल r से। ROR का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन। अब आगे अगर हम देखते हैं बच्चों, तो क्या है कि अभिक्रिया वेग है क्या। पहले मैं इसके लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसके बाद हम इस फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके आगे न्यूमेरिकल्स किस तरह से बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभिक्रिया वेग यानी कि जो ROR है, अभिक्रिया वेग बराबर क्या होता है, प्लस माइनस। ये प्लस माइनस का साइन क्यों यूज किया है ये भी बताता हूं। तो ROR बराबर सांद्रता में परिवर्तन यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इन चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि जो भी टाइम लग रहा है कॉन्सेंट्रेशन को चेंज होने में वो टाइम, और ऊपर क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता में परिवर्तन। अब बात यह आती है कि किसकी सांद्रता में, किसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है। तो देखिए, ये जो चेंज हो रहा है ये क्रियाकारक की सांद्रता में भी हो सकता है, और ये जो चेंज हो रहा है बच्चों ये उत्पाद की सांद्रता में भी हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे मैं यहां लिखता हूं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसमें पुराने क्रियाकारकों के बंध टूटते हैं, या मैं कहूं कि क्रियाकारकों के पुराने बंध टूटते हैं, जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन से नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो पुराने क्रियाकारकों के पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंधों के निर्माण द्वारा उत्पाद बनता है। तो इट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, क्रियाकारक से क्या बनेगा बच्चों, उत्पाद बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्रियाकारक को हम कहते हैं रिएक्टेंट, तो इसे मैं R से रिप्रेजेंट कर लेता हूं और इसे मैं किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूं, P से। इट मीन्स प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, P से। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सपोज दैट कि हमारे पास कोई क्रियाकारक है, कोई रिएक्टेंट है, और कितना है, इसकी सांद्रता है मेरे पास अभी 5 मोल पर लीटर। कितनी है बच्चों, 5 मोल पर लीटर है। अभी मैं कह रहा हूं अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। ठीक है,
तो अभी जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 5 मोल पर लीटर है, और अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है बच्चों, 0 है। ठीक है, तो देखिए अब कुछ समय बाद कितना भी, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, मैं यहाँ पे ले लेता हूं 30 सेकेंड। ठीक है, यानी कि आफ्टर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड बाद क्या हुआ कि यहां से 5 मोल में से 3 मोल कहां चले गए, उत्पाद में चले गए। ठीक है, यानी कि यहां पे कितने मोल बच गए बच्चों, अब 2 मोल पर लीटर इसकी सांद्रता रह गई है, और यहां पर 3 मोल इधर कन्वर्ट हो गई है। यानी कि अब इसकी सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, 5 से कितनी हो गई है, 2, और इसकी सांद्रता कितनी हो गई है, 0 से 3। ठीक है, तो सांद्रता में परिवर्तन या तो आप क्रियाकारक का देख लीजिए या फिर आप उत्पाद का देख लीजिए, दोनों का हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि जितना क्रियाकारक में से जो पार्ट टूटेगा वो कहां जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी कि उत्पाद में बदलेगा। तो देखिए बच्चों, 5 मोल में से 3 मोल टूटा और कहां बदल गया, उत्पाद में बदल गया। तो 5 में से 3 मोल गया तो यहां पे कितना रह गया, 2 मोल। तो अभी क्रियाकारक की सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ, 5 से 2 मोल, यानी कि 3 मोल का परिवर्तन हुआ। ठीक है, और उत्पाद की सांद्रता की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर कितना हो गया, 0 से 3 हो गया। ठीक है ना, तो ये 0 से 3 हो गया, तो इसमें भी 3 का चेंज हुआ है, और यहां पे भी कितने का, 3 का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो सांद्रता में परिवर्तन कितना, 3 मोल पर लीटर। ठीक है, और अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम टेकन कितना है, कितना समय लिया गया है, 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड का समय लिया गया है। तो अभी मैं ऊपर क्या लिख सकता हूं, सांद्रता में परिवर्तन कितना, 3। ठीक है, परिवर्तन में लगा समय कितना, 30 सेकेंड, यानी कि 3/30। ठीक है, इससे हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी ये मैंने एक एग्जांपल सेट किया है कि इसमें इस पर न्यूमेरिकल्स किस तरह से बनते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं तो आर ओ आर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, स्मॉल आर से। ठीक है बच्चों, तो स्मॉल आर बराबर क्या हुआ, प्लस माइनस सांद्रता में परिवर्तन को मैं दिखा रहा हूं किससे, डेल्टा सी से, और परिवर्तन में लगे समय को किससे दिखाया है, डेल्टा टी से। तो ये तो जो समय में परिवर्तन हो रहा है वो है, यानी कि चेंज इन टाइम, और ये क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपके पास क्या आ गया, अभिक्रिया का वेग आ गया। देखिए बच्चों, यहां पर जो प्लस साइन है, यहां जो प्लस साइन है वो किस लिए यूज किया गया है, कि टाइम के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में हमेशा क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि समय के साथ साथ उत्पाद की जो सांद्रता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और उत्पाद की सांद्रता कब बढ़ेगी, जब अभिकारक की यानी कि रिएक्टेंट या क्रियाकारक की सांद्रता घटेगी। तो माइनस साइन किसके लिए है बच्चों, क्रियाकारक के लिए है, यानी कि क्रियाकारक की जो सांद्रता है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्रियाकारक की सांद्रता घटती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अभिक्रिया वेग। अभी देखिए, हम इसी से डेफिनेशन सेट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन किस तरह से, अगर मान लीजिए परिवर्तन में लगे समय को कितना मान लेता हूं, 1 सेकंड मान लेता हूं, या कोई भी यूनिट मान लिया मैंने, 1 मिनट मान लिया, 1 घंटे मान लिया, 1 सेकंड मान लिया। जनरली हम सेकंड का यूज करते हैं, इसलिए हमने क्या मान लिया कि 1 सेकंड मान लिया इसको। ठीक है, यूनिट पर यूनिट मान लिया। तो आर ओ आर यानी कि अभिक्रिया वेग किसके बराबर हो गया, सांद्रता में परिवर्तन के बराबर। किसकी सांद्रता में परिवर्तन, क्रियाकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो देखिए बच्चों, मैं कह सकता हूं इकाई समय में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो इकाई समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, अभिक्रिया वेग है। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में जो भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया वेग है। ठीक है, तो देखिएगा, अभी मैं यहां पे बात करूं अगर अभिक्रिया वेग की, अगर देखिए बच्चों, मैं क्रियाकारक की सांद्रता की बात करता हूं, तो देखिए आर का मतलब क्या है, रिएक्टेंट, और मैंने इसकी मतलब इसके साथ एक बड़ा ब्रैकेट यूज किया है। तो जो ये ब्रैकेट है ये हमें क्या बताता है कि आर की सांद्रता, यानी कि किसी भी
किसी को भी अगर हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है, हम उसकी सांद्रता को लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्रिया कारक की सांद्रता। इसी तरह से अगर मैं P को बड़े ब्रैकेट में लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है बच्चों, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद की सांद्रता। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए समय के साथ साथ क्रिया कारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम, 5 से कितनी हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है, और समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो 0 से कितनी हो गई है, 3 हो गई है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि R बराबर माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, यानी कि समय के साथ साथ, माइनस साइन क्यों लगाया, कि समय के साथ साथ क्रिया कारक की सांद्रता कम होती है, तो क्रिया कारक के लिए तो माइनस सिंबल यूज किया। और अगर मैं बात करूं किसकी, उत्पाद की यानी कि प्रोडक्ट की, तो समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। इट मींस प्लस साइन यूज करेंगे, और प्लस साइन यूज करेंगे तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी? अब देखिएगा जरा आगे, ये हमारे पास क्या आ गया, अभिक्रिया वेग। इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि अभिक्रिया वेग सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि समय के साथ साथ क्रियाकारक की मात्रा घटेगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ताकि हम अब आगे आने वाले ग्राफ को पढ़ सके। ठीक है, तो देखिएगा जरा बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं सांद्रता व समय की मध्य ग्राफ। ठीक है, एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे किसके बीच में, बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम। ठीक है, तो सांद्रता और समय के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे या ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए क्या है कि इधर मैंने ले ली है क्या, इस एक्सिस पे मैंने सांद्रता को ले लिया है, कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, अब आप चाहे सांद्रता लिख दीजिए, चाहे आप चाहे तो सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस एक्सिस पे मैंने किसको ले लिया है, समय को। इट मींस क्या, टाइम ले लिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं ग्राफ में दोनों की बात करूंगा, क्रियाकारक की भी बात करूंगा, रिएक्टेंट की भी बात करूंगा, और किसकी बात करूंगा, प्रोडक्ट की भी बात करूंगा, उत्पाद की भी बात करूंगा। तो क्या होगा कि समय के साथ साथ, ध्यान से देखिएगा जरा, समय के साथ साथ क्रियाकारक, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्रियाकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि ये तो क्या है, क्रियाकारक की सांद्रता। क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, समय के साथ साथ घट रही है, रेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर मैं उत्पाद की सांद्रता की बात करूं तो उत्पाद की जो सांद्रता है वो समय के साथ साथ क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। उत्पाद की सांद्रता, तो ये समय के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो सांद्रता और समय के बीच में हम एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं बात करता हूं अगले ग्राफ की, कि अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग क्या है, स्मॉल आर। अभिक्रिया वेग क्या है बच्चों, मैंने क्या माना है, स्मॉल आर। अभिक्रिया वेग तथा समय के मध्य ग्राफ, अभिक्रिया वेग तथा समय t के मध्य ग्राफ। ठीक है, तो अब की बार जो हम प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं वो किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन, बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम। ठीक है, तो देखिएगा अभिक्रिया वेग और समय के बीच में मैं जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि ये कोई रिएक्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये कोई क्रियाकारक है। ठीक है, अब ये किसमें बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है, और मान लीजिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब यह है कि क्रियाकारक बदल रहा है उत्पाद में, और उत्पाद फिर वापस से किसमें बदल रहा है, क्रियाकारक में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है,
यानी कि दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक है, अब देखिए ये जो इधर के क्रिया कारक से जिसमें उत्पाद बन रहा है वो है बच्चों अग्र अभिक्रिया, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और जब उत्पाद क्रिया कारक में बदलता है तो ये है बैकवर्ड रिएक्शन, इट मींस पश्च अभिक्रिया। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है, रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हुई है, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, ऐसे समय में मैं समय को क्या ले सकता हूं, t बराबर 0, यानी कि अभी मैंने समय को क्या मान लिया है, समय को मैंने अभी t बराबर 0 मान लिया है। यानी कि अभी यहां पर क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, क्रिया कारक की, वो कितनी है, a है, मैक्सिमम है। ठीक है, अभी यहां पे कुछ बना ही नहीं है क्योंकि अभिक्रिया अभी शुरू हुई नहीं है। ठीक है, अभी मैं कुछ समय बाद, अब कुछ समय कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो समय t पर मैंने क्या माना कि यहां से कोई x क्वांटिटी, कुछ इसका x पार्ट यानी कि कोई भाग x है, वो इसमें से टूटा और किसमें बदल गया बच्चों, उत्पाद में बदल गया। ठीक है, शुरू में जो क्रिया कारक है उसकी सांद्रता अधिकतम है और उत्पाद की सांद्रता क्या है, 0 है। समय के साथ साथ इसमें से कुछ पार्ट ब्रेक हुआ, टूटा और कहां बदल गया, उत्पाद में बदल गया। तो देखिए मैं बात करता हूं, आपने चैप्टर नंबर 7 11th क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, साम्यावस्था, जिसमें आपने पढ़ा होगा एक द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के बारे में। तो देखिए बच्चों जरा ध्यान से, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम मास एक्शन लॉ, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम मास एक्शन लॉ। देखिए बच्चों इसी को हम गुलबर्ग-वागे का नियम भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, गुलबर्ग-वागे का नियम। और गुलबर्ग-वागे ने ये नियम दिया था, और गुलबर्ग-वागे ने क्या कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल r से, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों, क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती होता है। और बच्चों जो सक्रिय द्रव्यमान है इसी को मैं क्या भी कहता हूं, सांद्रता भी कहता हूं। ठीक है, तो गुलबर्ग और वागे क्या कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, या मैं कहूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है, वो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल या सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि जब क्रिया कारकों की सांद्रता ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब इनकी सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। अभी मैंने आपको यहां बताया कि शुरू में क्रिया कारकों की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, तो अभिक्रिया वेग भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। धीरे धीरे क्रियाकारक जो है, रिएक्टेंट जो है, वो ब्रेक होके टूट के किसमें बदलना शुरू हो गया है, उत्पाद में बदलना शुरू हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्रियाकारक की सांद्रता या क्रियाकारक तो कम होता जा रहा है और उत्पाद क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो देखिए मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं बच्चों अग्र अभिक्रिया के लिए। तो अग्र अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक R है और उत्पाद कौन है, P है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस अभिक्रिया के लिए बात करूं, यानी कि पश्च अभिक्रिया के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब की बार रिएक्टेंट कौन हो गया, क्रियाकारक कौन हो गया, P, और उत्पाद कौन हो गया, R। ठीक है, तो देखिए मैं दो ग्राफ बनाऊंगा, एक अग्र अभिक्रिया के लिए
और एक पश्च अभिक्रिया के लिए, क्योंकि मेरे को दोनों अभिक्रियाओं में किसकी जरूरत है, क्रियाकारकों की, क्योंकि क्रियाकारकों के अकॉर्डिंग क्या चलता है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का वेग जो है वो क्रियाकारकों से डिसाइड होता है, रिएक्टेंट से डिसाइड होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे एक ग्राफ के लिए, देखिए बच्चों ध्यान से, यहां मैंने लिखा R यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां मैंने लिखा क्या, टाइम। ठीक है, अब देखिए बच्चों अग्र अभिक्रिया, ये वाली R चेंज इनटू P, ठीक है, अगर अभिक्रिया शुरू में सांद्रता ज्यादा है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा से क्या होता जा रहा है, धीरे 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 क्रियाकारक किसमें बदल रहा है बच्चों, उत्पाद में, क्रियाकारक क्या हो रहा है, कम, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता जा रहा है, कम, समय के साथ साथ। ठीक है, अब बात करें किसकी, पश्च अभिक्रिया की यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन की, तो ये तो किसके लिए था, अग्र अभिक्रिया के लिए। ये तो अग्र अभिक्रिया का वेग हो गया, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब मैं बात करूं पश्च अभिक्रिया की। पश्च अभिक्रिया में कौन है बच्चों, क्रियाकारक कौन है, P, क्योंकि P किसमें बदल रहा है, R में, तो ये हो गया क्रियाकारक रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया आपकी बार, प्रोडक्ट। तो ये कितना है, शुरू में 0 है, यानी कि इसकी सांद्रता क्या है, 0, और सांद्रता 0 है तो अभिक्रिया वेग भी क्या होगा, 0। लेकिन समय के साथ साथ ये 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, x में। इट मींस इसकी सांद्रता टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जब इसकी सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ रही है तो इट मींस ये धीरे धीरे इसका वेग भी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, सांद्रता बढ़ने के साथ साथ क्या भी बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ रहा है। इट मींस पश्च अभिक्रिया का वेग समय के साथ साथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हुआ पश्च अभिक्रिया का वेग, यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है बच्चों, अब देखिए जरा ध्यान से, हमने द्रव्यानुपाती क्रिया नियम की बात कर ली है, सांद्रता और समय के बीच ग्राफ की बात कर ली है, अभिक्रिया वेग और समय के बीच ग्राफ की बात कर ली है। हमने ये भी समझ लिया है कि अभिक्रिया वेग क्या है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो अभिक्रिया वेग हम पढ़ रहे हैं इसकी इकाई क्या हो सकती है। भैया हमसे कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि इसमें ये सांद्रता है, सांद्रता बदलकर इतने समय में इतनी हो गई है, ठीक है, तो अभिक्रिया वेग बताइए। तो अब अभिक्रिया वेग में साथ में उसका यूनिट भी तो आपको लिखना होगा आंसर के साथ, तो हम अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी ये हम देखने की कोशिश एक बार करते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा, देखिए बच्चों, अभिक्रिया वेग की इकाई, इट मीन्स यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि यूनिट ऑफ ROR। ठीक है, यूनिट ऑफ ROR। अब देखिए बच्चों, पहले मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं कि ROR बराबर है क्या, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। रटना नहीं है, केवल समझना है, और फिर यहीं से कंसेप्ट बना के अपन को याद रखना है। ठीक है, तो ROR बराबर क्या है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, यानी कि सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब देखो बच्चों, जब मुझे इकाई निकालनी है तो परिवर्तन का तो कोई इकाई में रोल है ही नहीं, तो यानी कि ऊपर मैं लिख सकता हूं सांद्रता और नीचे मैं लिख सकता हूं समय, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन और नीचे क्या, टाइम। तो यहां पे मैंने लिख लिया R बराबर क्या है, सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय। अब देखिए बच्चों, चूंकि हमें पता है कि जो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि जो सांद्रता की क्या है, इकाई है, तो जो सांद्रता की इकाई है बच्चों वो क्या होती है, मोल प्रति लीटर।
सांद्रता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। और अगर मैं बात करूं समय की इकाई, तो समय की इकाई हम लेते हैं सेकंड। समय की इकाई हम क्या लेते हैं? सेकंड। अब देखिए सांद्रता की जगह मैं क्या लिख सकता हूं इकाई निकालने के लिए? मोल पर लीटर। और समय की जगह क्या लिख सकता हूं? सेकंड। तो देखिए R बराबर क्या हो गया बच्चों हमारे पास? मोल प्रति लीटर बटे क्या? सेकंड। यानी कि मोल बटे लीटर इंटू क्या? सेकंड। अब देखिए अगर ये लीटर ऊपर चला गया तो लीटर इनवर्स हुआ, और सेकंड ऊपर चला गया तो सेकंड इनवर्स हुआ। ठीक है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब चाहे आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, मोल ऊपर लीटर की जगह लीटर, ऊपर ही इस तरह से लिख सकते हैं आप, मोल लीटर इनवर्स और वही सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहीं से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यहीं से क्या लिख सकता हूं? सांद्रता और समय को ऊपर ले जाके समय इनवर्स, ये भी लिख सकता हूं। तो बोर्ड एग्जाम में एक आध बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो बार, कि अभिक्रिया वेग की इकाई क्या है? तो अभिक्रिया वेग की इकाई क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वहां आपको बच्चों, आप चाहो तो ये सब कर सकते हो, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या लिखिए? अभिक्रिया वेग की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, कैसे निकाला? अभिक्रिया वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। R बराबर सांद्रता बटे समय। ठीक है, सांद्रता समय इनवर्स हो गया, समय ऊपर इधर चला गया तो समय इनवर्स हो गया। सांद्रता की इकाई हमको पता है क्या होती है? मोल प्रति लीटर। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, मैंने एक एग्जाम्पल में भी बताया था, 5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, इस तरह से। समय की इकाई क्या है? सेकंड। ठीक है, तो यहां मैंने क्या लिखा? R बराबर मोल प्रति लीटर बटे सेकंड, बराबर मोल, लीटर को नीचे ले आया, लीटर इंटू सेकंड, लीटर जब ऊपर गया तो लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई? अभिक्रिया वेग की इकाई आ गई। अब देखिए बच्चों, यहां सेकंड की जगह मिनट इनवर्स भी लिखा जा सकता है, अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मिनट में टाइम दिया गया है, और आवर इनवर्स भी लिखा जा सकता है। कब? जब आपको क्वेश्चन में मिनट या आवर में टाइम दिया गया है। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, मैं बात करता हूं गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। कैसी अभिक्रियाओं के लिए? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। तो अगर गैसियस रिएक्शंस की बात करें, गैसीय अभिक्रियाओं की बात करें, तो गैसीय अभिक्रियाओं में कभी भी कॉन्सेंट्रेशन वाला जो पद है, यानी कि सांद्रता जो पद है, वो कभी भी यूज नहीं होता है, प्रयुक्त नहीं होता है। तो सांद्रता की जगह हम क्या प्रयुक्त करते हैं? तो यहां पर बच्चों सांद्रता पद की जगह हम दाब पद प्रयुक्त करते हैं, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? प्रेशर वाला टर्म यूज करेंगे, क्योंकि गैसों के लिए सांद्रता नहीं, क्या देखा जाता है? दाब देखा जाता है। ठीक है, तो अब की बार अगर गैसीय अभिक्रियाओं के लिए मुझे अभिक्रिया वेग की इकाई निकालनी है, तो सांद्रता तो वहां है ही नहीं, और जब सांद्रता नहीं है तो मोल प्रति लीटर भी नहीं हो सकता है। तो यहां पर जो बच्चों मैं लिखूंगा अभिक्रिया वेग, इट मींस R, ये क्या होगा? ये होगा अभिक्रिया वेग बराबर सांद्रता की जगह क्या आ जाएगा? दाब, और समय जैसे था वैसे ही रहेगा। क्लियर है? तो प्रेशर अपॉन टाइम। अब प्रेशर, दाब की जो इकाई है वो क्या होती है बच्चों? एटमॉस्फेयर, एटीएम। ठीक है, और टाइम का क्या है? सेकंड, यानी कि एटीएम पर सेकंड, या फिर मैं कह सकता हूं एटीएम सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गया? अगर सामान्य अभिक्रियाओं के लिए या वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि अभिक्रिया वेग की इकाई क्या है, तो आप कहेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया वेग की इकाई क्या है,
तो फिर आप क्या कहेंगे, एटीएम सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं छोटा सा अभिक्रिया वेग के बेसिस पे। उसके बाद हम अभिक्रिया वेग के प्रकार देखेंगे। तो देखो बच्चों, देखिएगा, एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। मैं कह रहा हूं कि एक कोई रिएक्शन हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि जो क्रियाकारक है इसकी प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें दी हुई है 0.080 मोल पर लीटर। इसी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन से कोई क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल जो आता है वो इसी तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, अब वो वैल्यूज या डाटा कुछ भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता आपको कितनी दी हुई है बच्चों, 0.080 मोल पर लीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर 100 सेकेंड्स, यानी कि 100 सेकेंड बाद, 100 सेकेंड बाद क्या हो रहा है, जो क्रियाकारक की सांद्रता थी शुरू में कितनी थी, 0.080। अब क्रियाकारक की सांद्रता 100 सेकेंड बाद कितनी रह गई है, 0.040 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इनिशियल कितना था कॉन्सेंट्रेशन, 0.080। अभी आफ्टर 100 सेकेंड्स जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 0.040 मोल पर लीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अभिक्रिया वेग बताइए, अभिक्रिया वेग बताइए। अब आपको पता है कि अभिक्रिया वेग क्या है, अभिक्रिया वेग बराबर क्या है बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था न्यूमेरिकल में इस प्लस माइनस साइन को यूज नहीं करना है। ये प्लस माइनस साइन केवल क्रियाकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को दिखाता है। क्लियर है बच्चों। तो देखिए R बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब सांद्रता में परिवर्तन, अब जब भी आपको परिवर्तन निकालना है तो आपको ये नहीं कि बाद वाले में से कम वाले को घटाना है और माइनस में आप 0.040 निकाल लो। आपको केवल चेंजेस देखने हैं, तो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। इट मीन्स 0.080 माइनस 0.040। ठीक है, अब देखिए शुरू में प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि जब समय t बराबर क्या था, 0 था, टाइम जब 0 था तब कॉन्सेंट्रेशन ये था। अब आफ्टर 100 सेकेंड, ठीक है, यानी कि 100 सेकेंड के बाद क्या हुआ कि सांद्रता इतनी रहेगी। तो जो डेल्टा टी है, समय में जो अंतर आया वो कितना है, 100 माइनस 0। ठीक है, तो मैं नीचे सीधा डायरेक्टली क्या लिख देता हूं, 100। ठीक है बच्चों, अब देखिए R बराबर कितना आया, 0.080 में से हमने 0.040 को जब माइनस किया तो आया 0.040 अपॉन कितना, 100। क्लियर है। अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूं साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन में लिख रहा हूं। आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ लिया होगा कि देखिए जब भी मैं इस पॉइंट को, अगर पॉइंट को कभी भी आप राइट साइड क्या करते हैं, मूव कराते हैं या आप अपने दाईं तरफ लेके जाते हैं, तो जितने अंक आप पॉइंट को दाईं तरफ लेके जाते हैं 10 की घात में उतने ही माइनस की डिजिट आ जाती है। और अगर आप पॉइंट को अपने लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, बाईं ओर लेके आते हैं, तो 10 की घात में उतना ही जो पावर है वो प्लस में आता है। ठीक है, तो अभी हम पॉइंट को लेके जा रहे हैं 4 इंटू, तो मैं पॉइंट को 1 2, पॉइंट को कितना लेके जा रहा हूं, राइट हैंड साइड में 2 में। ठीक है, 2 डिजिट लेके जा रहा हूं, तो 10 की पावर में कितना आएगा बच्चों, -2, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन कितना बच्चों, 100 अपॉन कितना, 100। ठीक है,
अभी देखिए जब 100 ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जब 100 ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 और ये भी हो जाएगा 10 की पावर -2। अब जब देखिए दोनों बेस क्या है, इक्वल है, दोनों आधार क्या है, समान है, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है। तो r बराबर कितना हो गया बच्चों 4 इंटू 10 की घात -4, क्योंकि जब भी आधार समान हो, बेस इक्वल हो, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 10 की पावर -4। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने r निकाल लिया है, ठीक है, लेकिन आप इसके साथ इसका जो यूनिट है, मात्रक जो है, इकाई जो है, उसको मेंशन करना ना भूलें, उसको जरूर लगाएं। इकाई क्या होगी बच्चों, सांद्रता की इकाई, ऊपर सांद्रता नीचे समय, सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर और समय की इकाई क्या, सेकंड, ठीक है। तो मोल प्रति लीटर और सेकंड, ठीक है। अब देखिएगा, आपको तो मैंने पहले से ही बता दिया है कि अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आपके पास ये आंसर आ गया। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अभिक्रिया वेग की इकाई क्या रहेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ही रहेगी। अगर वो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए पूछ रहा है तो क्या होगी, एटीएम सेकंड इनवर्स रहेगी। लेकिन अगर जनरली वो पूछ रहा है तो क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं अभिक्रिया वेग, ठीक है। तो अभिक्रिया वेग के जो प्रकार हैं, अभिक्रिया वेग के प्रकार हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो अभिक्रिया वेग के प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूं कौन कौन से हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अभिक्रिया वेग के प्रकारों को। इसके अलावा देखिए बच्चों, ये मैंने न्यूमेरिकल करा दिया है, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको होमवर्क की फॉर्म में दूंगा ताकि आप घर बैठ के इजीली उन्हें कर सकें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, अभिक्रिया वेग के प्रकार। अभिक्रिया वेग के प्रकार। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए बच्चों, हम 3 टाइप डिस्कस कर रहे हैं। एक है औसत अभिक्रिया वेग, दूसरा है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, और तीसरा है प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। औसत अभिक्रिया वेग को बच्चों हम क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसे हम कहेंगे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो कल हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो कल हम डिस्कस करते हैं अभिक्रिया वेग के प्रकारों को, औसत, तात्क्षणिक और प्रारंभिक, और इनके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं उन सबको डिस्कस करते हैं।
तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।